आज हम एक ऐसी महान गाथा में उतरने वाले हैं जो एक क्रूर सुल्तान के जुनून और एक रानी के अद्भुत बलिदान के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी एक बहुत ही भव्य सिनेमाई प्रस्तुति से प्रेरित है। अलाउद्दीन खिलजी की बस ये एक लाइन यही पूरी कहानी की बुनियाद है। ये उसकी फितरत को दिखाती है, जीतने की, कब्जा करने की, और यही फितरत आगे चलकर एक पूरे राज्य को आग में झोंकने वाली थी। तो चलिए सबसे पहले कहानी के दिल में बसी इन दो टकराती हुई दुनियाओं को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ दिल्ली में ताकत को जबरदस्ती छीना जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों मील दूर चित्तौड़ में एक राज्य उसूलों और सम्मान पर बने एक रिश्ते से और भी मजबूत हो रहा है। तो ये जो टकराव है ना, वो असल में दो अलग अलग विचारधाराओं का है। एक तरफ है एक आदमी की कभी न खत्म होने वाली ख्वाहिश और दूसरी तरफ है एक राज्य के कभी न टूटने वाले उसूल। ये दो दुनियाएं तो टकराने ही वाली थी और इसकी चिंगारी थी एक ऐसा बयान जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, अपमानित और बदले की आग में जलता हुआ एक राजपुरोहित, वो सीधा पहुंचता है हिंदुस्तान के उस एक आदमी के पास जो उसकी इस नफरत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। इन नशीले और काव्यात्मक शब्दों के साथ राघव चेतन एक ऐसी खूबसूरती की तस्वीर खींचता है जो हकीकत से परे लगती है, और ये तस्वीर ये सुल्तान के जहन पर कब्जा कर लेती है। और बस इसी एक पल में दुनिया की सबसे नायाब चीज अब कोई हीरा या कोई तख्त नहीं रह जाती। अब वो एक इंसान है, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। अलाउद्दीन का ये जुनून उसे सीधा चित्तौड़ की उन मजबूत दीवारों तक ले आता है और यहीं से शुरू होती है एक लंबी और थका देने वाली घेराबंदी। पूरे 6 महीने अलाउद्दीन की विशाल सेना किले के बाहर डेरा डाले रही। ये एक लगातार खतरनाक कोशिश थी कि राज्य को भूखा रखकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाए। अब ये लड़ाई एक तनावपूर्ण मोड़ ले लेती है। ये जंग सिर्फ सैनिकों से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीकों से भी लड़ी जा रही थी, दुश्मन के हौसले को तोड़ने के लिए। जब अलाउद्दीन बल से जीत नहीं पाया तो उसने अपनी रणनीति बदल दी। अब उसका हथियार था धोखा, और उसने उसी सम्मान के उसूल का फायदा उठाया जो उसके पास था ही नहीं। यहाँ पर राजपूती मेहमान नवाजी का उसूल समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा अटूट नियम था जिससे रावल रतन सिंह बंधे हुए थे, और अलाउद्दीन ठीक इसी उसूल को अपना हथियार बनाने वाला था। रतन सिंह ने तो अपना वचन निभाया, लेकिन अलाउद्दीन ने सम्मान के इस मौके को धोखे के लिए इस्तेमाल किया और घात लगाकर राजा को बंदी बना लिया। और देखिए, यही बात इन दोनों आदमियों के बीच का बुनियादी फर्क साफ कर देती है। अलाउद्दीन के लिए जीत के सामने सारे नियम, सारे उसूल बेमानी हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां रानी खुद एक रणनीतिकार बनकर सामने आती हैं। चित्तौड़ के राजा दुश्मन के खेमे में कैद हैं और हालात बिल्कुल नाउम्मीदी वाले लगते हैं, लेकिन सुल्तान ने रानी को बहुत कम आंका था। पद्मावती एक बहुत ही शानदार जवाबी चाल चलती हैं, एक ऐसी योजना जो अलाउद्दीन के घमंड और उसकी सोच को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करती है, और योजना कामयाब होती है। योद्धा ऐसा माहौल बनाते हैं कि रतन सिंह को भागने का मौका मिल जाता है। ये एक ऐसा उलटफेर था जिसने अलाउद्दीन को अपमानित और गुस्से से भर दिया। और ये सब हमें इस गाथा के अंतिम, दुखद और सबसे महान हिस्से की ओर ले जाता है। गुस्से से आग बबूला अलाउद्दीन इस बार और भी बड़ी, दोगुनी ताकत के साथ लौटता है। उसका इरादा अब सिर्फ चित्तौड़ को जीतना नहीं बल्कि उसे नेस्तो नाबूद कर देना है। जब हार निश्चित हो जाती है तो चित्तौड़ के लोग एक फैसला करते हैं। वो राजपूत इतिहास के 2 सबसे गहरे और विनाशकारी रिवाजों को अंजाम देते हैं। वो किला तो जीत लेता है, पर अंदर उसे सन्नाटे और धुएं के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये आखिरी कदम, ये अवज्ञा, उसे उसके जुनून से हमेशा के लिए महरूम कर देती है। उसकी फौजी जीत एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत हार में बदल जाती है। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। भला वो जीत ही क्या, जिसमें जीतने वाले के हाथ में उस चीज की राख के सिवा कुछ न लगे जिसे वो सच में चाहता था।